हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अभी फिलहाल में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विटामिन। तो लिख लीजिए भैया, विटामिन। और इस चैप्टर के मैं आपको 22 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 23। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना और उसका आंसर देना। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB NTPC में 11/1/2021 को। किस तरीके से आपके शरीर में ब्लड क्लोटिंग होती है, किस तरीके से आपके शरीर में रक्त का थक्का बनता है, वो बेटा हम इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है गाइस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। जो विटामिन के होता है बेटा, वो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। किस तरीके से करता है, ओवरऑल 5-7 मिनट में आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। बस आपको ध्यान से बोर्ड पे देखना है। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में समझते हैं। देखिए बेटा, ब्लड जो हमारे शरीर में रहता है, रक्त जिसे आप खून भी कहते हो, ये खून बेटा 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक इसका होता है ठोस भाग और एक होता है भैया इसका द्रव भाग। एक होता है इसका द्रव भाग। जो द्रव भाग होता है वो पूरे ब्लड का बेटा 55% होता है। इतनी बात क्लियर है। और जो ठोस भाग होता है वो पूरे ब्लड का 45% होता है। इसमें द्रव भाग 55% होता है, इसलिए हमारा जो ब्लड होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। इतनी बात क्लियर है। ठोस भाग में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। और रक्त कोशिकाओं को आप जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो बेटा अब ध्यान दे लेना। रक्त कोशिकाएं होती है जैसे कि RBC, जिसे आप रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका कहते हैं। दूसरी होती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरी होती है भैया ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। डेंगू होने पर आप सभी को पता है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और मलेरिया होने पर आप सभी को पता है RBC की संख्या कम हो जाती है। तो ये जो RBC WBC जो प्लेटलेट्स होती है, ये ब्लड सेल्स होती है, ब्लड में पाई जाने वाली कोशिका होती है। द्रव भाग के बारे में बात करें तो बेटा इस द्रव भाग में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ब्लड में पाए जाने वाला एक हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। अब इसमें कुछ प्रोटीन होती है, उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और ये जो प्रोटीन होती है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ये प्लाज्मा में पाई जाती है। थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, दिख रही है? फाइब्रिनोजन आपको नहीं दिख रही है, 1 मिनट में ऊपर लिख देता हूं। 2 तो ये हो गई ना, हाँ, एक यहां लिख देता हूं फाइब्रिनोजन, और एक होती है फाइब्रिन। ये 4 प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये 4 प्रोटीन होती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये चारों जो प्रोटीन होती है, ये नहीं है कि सिर्फ 4 ही पाई जाती है, उसके अलावा एल्बुमिन प्रोटीन और ग्लोब्युलिन प्रोटीन भी पाई जाती है आपके प्लाज्मा में। लेकिन ये जो 4 प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये चारों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में सहायक होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, तो बेटा इन चारों में से आपको कोई एक ऑप्शन मिल सकता है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये चारों के चारों ही
प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। इसके अलावा विटामिन के ये भी बेटा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। उसके अलावा कैल्शियम जो होता है ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कुछ कारक है, कुछ फैक्टर है, तो फैक्टर 7 ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और भैया फैक्टर 9 ये दोनों भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो आप ये नहीं जान सकते कि किस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, किस तरीके से रक्त का थक्का जमता है, और किस तरीके से विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो सबसे पहले आपको इन 4 प्रोटीनों के बारे में पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। दूसरे, विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। फैक्टर 7 और फैक्टर 9 यानी कि कारक 7 और कारक 9 ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से रक्त का थक्का जमता है। पहले मैं इनको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? स्क्रीनशॉट में हट जाता हूँ। ले लिया भैया? ओके, अब मैं इनको मिटा देता हूँ। अब ध्यान से समझना, यहां से होती है भैया रिएक्शन स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं बेटा। जब भी हमें चोट लगती है शरीर के किसी भी हिस्से में तो हम देखते हैं नॉर्मली शरीर से ब्लड बहता है, और यह भी देखते हैं कि कुछ समय पश्चात वो ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिसके कारण वो ब्लड बहना अपने आप बंद हो जाता है। नॉर्मली हम टाइम देखते हैं तो 2 से 3 मिनट में हो जाता है, और 4 से 5 मिनट में भी हो सकता है, ये ओरिजिनल टाइम रहता है। अब देखिए भैया किस तरीके से, मान लीजिए मुझे इस जगह पर चोट लगी, तो सबसे पहले ये जो सूचना जाती है ये हमारे ब्रेन के पास जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन क्या करता है, कैल्शियम के पास सिग्नल भेजता है, यानी कि ब्लड के पास सिग्नल भेजता है कि जहां पर कैल्शियम है उस कैल्शियम को चोट लगने वाले स्थान तक पहुंचाया जाए। तो भैया कैल्शियम पहुंच जाता है कहां पर? चोट लगने वाले स्थान पर। चोट लगने वाले स्थान पर। इतनी बात क्लियर है? ओके, जिस जगह पर आपको चोट लगी है, जिस जगह पर आपको चोट लगी है उस चोट लगने वाले स्थान पर आपको पता है हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो जिस जगह पर चोट लगी है वहां पर कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, वहां पर कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। और कोशिकाओं की जो मृत्यु होती है उन कोशिकाओं से, यानी कि मरी हुई कोशिकाओं से एक रसायन का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जिसे क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। अब ये कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों क्या करते हैं? तो मैंने कहा आपके प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है और थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, फाइब्रिन प्रोटीन होती है। तो सबसे पहले ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है बेटा, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ये नॉन एक्टिव होती है, यानी कि फिलहाल कार्य करने की अवस्था में नहीं है, फिलहाल ये काम करने की अवस्था में नहीं है। तो उसे ये कैल्शियम और ये थ्रोम्बोप्रोटीन जो होता है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो क्या करता है बेटा, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये एक्टिव अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाता है? एक्टिव अवस्था में आ जाता है, यानी कि अब ये कार्य करने लग जाता है। अब भैया बात पहुंच गई थ्रोम्बिन तक। अब थ्रोम्बिन का जो पहला कार्य क्या है वो देखिए, हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकने का कार्य एक पदार्थ करता है जिसे हिपेरिन कहा जाता है, जिसे हिपेरिन कहा जाता है। तो ये क्या करता है, थ्रोम्बिन इस हिपेरिन के पास जाता है, हिपेरिन से कहता है कि भैया जिस जगह पर चोट लगी है उस जगह पर आप काम करना बंद कर दो, क्योंकि हमें रक्त का थक्का जमाना है। अगर रक्त का थक्का नहीं जमाएंगे तो हमारे शरीर से लगातार ब्लड बाहर जाता रहेगा। तो जिस जगह पर आपको चोट लगी उस जगह पर रक्त का थक्का जमाना है, और हिपेरिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है।
तो भैया ये जो थ्रोम्बिन होता है वो इस हिपेरिन के पास आता है और इसे नॉन एक्टिव कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। नॉन एक्टिवेट तो नहीं कह सकता, डीएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है भैया? डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि अब ये काम करना बंद कर देगा। जिस जगह पर चोट लगी है उस जगह पर पहला काम इसका हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन जो होता है, अब ये फाइब्रिनोजन एक बहुलक है बेटा। बहुलक बहुत सारी एकलक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन के साथ मिल करके बेटा इसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है? एक तो विटामिन के करता है और यहाँ पर बेटा फैक्टर 7 और फैक्टर 9 ये दोनों काम करते हैं। फैक्टर 7 और फैक्टर 9 और विटामिन के दोनों ही यहाँ पर उत्प्रेरक का रूप में काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी अभिक्रिया को जल्दी करवाने का काम करता है। तो थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को क्या करता है? इनकी सहायता से बेटा तोड़ता है, किसमें? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या है? एकलक इकाई है बेटा, किसकी? इस फाइब्रिनोजन की। और ये धागेनुमा एक संरचना होती है। फाइब्रिन धागेनुमा एक संरचना होती है। मान लीजिए मुझे इस जगह पर चोट लगी, ये चोट है हमारे शरीर पर, कहीं पर चोट लगी, तो फाइब्रिन एक धागेनुमा संरचना होती है। तो ये क्या करती है? अपना जाल पो देती है बेटा जिस जगह पर चोट लगी है उस जगह पर, क्योंकि फाइब्रिन क्या है? एक धागेनुमा संरचना है, बहुत सारे धागों से मिलकर बनी हुई होती है ये। अब होता क्या है, हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो बेटा आकर के इस चोट लगने वाले स्थान पर इस तरीके से इस जाल में, इस फाइब्रिन के जाल में, धागेनुमा जो जाल है इसमें जाकर के अटक जाते हैं भैया। इसमें जाकर के क्या हो जाते हैं? अटक जाते हैं। जिससे क्या होता है? ब्लड बाहर नहीं निकल पाता, ब्लड के कंपोनेंट्स हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाते, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। तो जब भी हमें चोट लगती है तो उसके बाद में बेटा ये सारी रिएक्शन होती है और इस तरीके से ब्लड क्लोटिंग होता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में खूब अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? कौन से कारक रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सा मिनरल्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं? इस प्रकार के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया पिछले 7-8 मिनट में किस तरीके से हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है भैया। तो अब इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आए तो भैया उसको आपको सही करके आना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल का शेड्यूल आपको बता देता हूँ। हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ जिसका आंसर रोज 400, 500, 600, 700 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके एग्जाम में पहले पूछा गया होता है या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में मिलने वाले हैं, इसलिए हर रोज उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो। दूसरी बात, सुबह 7 बजे जो क्लास आती है उसमें मैं आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर जाकर बायोलॉजी पढ़ सकते हो। यह नहीं है कि सिर्फ वो राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए ही है, नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है भैया वो क्लास। लेकिन विशेषकर अगर आप राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो। और ये बैच रेलवे वालों के लिए स्पेशल है। ये भी ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे वालों के लिए ही है, ये बैच भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए ये बैच रामबाण साबित होने वाला है, इतना मैं आपको बता दूं। इस बैच का टाइम रहता है रोज शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक। बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। इसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। मानव रोग वाले चैप्टर के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका आपको, जितने आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, जेई वाली हो या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाली एग्जाम, पैरामेडिकल वाली हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली, कोई सी भी रेलवे की एग्जाम हो बेटा, सभी के लिए। इतनी बात क्लियर है? तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जो क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, सेम वही क्वेश्चन है।
लेकिन वो भी आपसे एनटीपीसी में पूछा गया था, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। उसकी डेट क्या थी तो मैं आपको बता देता हूँ, 11/1/2021 को पूछा गया था पिछला वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 6/4/2021 को। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। एक लाइन भी उसने चेंज नहीं की बेटा, सेम वो का वो ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी सेम है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी कहता है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी कहता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी कहता है विटामिन सी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। विटामिन के किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, अभी अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में इष्ट, जिसे आप खमीर भी कहते हो, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है भैया विटामिन ए। बताइए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 1/2/2021 को। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी दोबारा भी कहता हूँ, विटामिन से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो विटामिन के स्रोत, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिनों के रासायनिक नाम, ज़्यादातर इन्हीं 3 चीज़ों से आते हैं। और उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ये चारों चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए भैया मुँह पर। अब देखिए एक एक करके मैं आपको इन विटामिनों के स्रोत भी बता देता हूँ। सबसे पहले विटामिन बी, तो जैसा कि कहा गया है कि इस इष्ट को खमीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खमीर। तो ये भैया विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। उसके अलावा कलेजी, मांस, दूध, हरी सब्जियां, पनीर, ये सभी विटामिन बी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी में जितने भी खट्टे फल है वो खट्टे फल भैया विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जैसे कि नींबू, क्या भैया? नींबू, संतरा, नारंगी। संतरा और नारंगी शायद एक ही होता है, कन्फर्म मुझे पता भी नहीं है भैया। ठीक है, नींबू, संतरा, नारंगी। उसके अलावा इमली, आंवला, टमाटर और बात करें अंगूर, ये सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। विटामिन के जो स्रोत है भैया वो हरी सब्जियां है मुख्य रूप से। क्या है भैया? हरी सब्जियां। विटामिन ए के जो स्रोत है, जितने भी फल व सब्जी है, सब्जी जो हरे व पीले रंग की है, हरे व पीले रंग की है, वो सभी विटामिन ए की अच्छी स्रोत मानी जाती है। जैसे कि फल के बारे में बात करते हैं तो केला विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। पपीता, ये भी। कच्चा आम, ये भी भैया विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके अलावा मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, सरसों का साग, मैं आपको पहले भी लिखवा चुका, चने का साग और कुछ जंतु उत्पादक स्रोत है जैसे कि दूध से बनने वाले पदार्थ। उसके अलावा मांस, मछली के लीवर का तेल, ये सभी बेटा विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका, और अगर आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं अच्छे से, जिसमें मैंने आपको
अलग से विटामिनों के रासायनिक नाम भी बता रखे हैं, विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारियां भी बता रखी है, और वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में भी बता रखा है, और एक एक विटामिन के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। इसलिए कहता हूँ अगर आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो चैनल पर जाइए और चैनल पर प्लेलिस्ट में देखिए, आपको बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और आप सभी को पता है मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, अच्छे कंटेंट के साथ में, जैसे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है अच्छे कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, और कुछ नहीं चाहिए भैया। तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किसके 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। यह होता है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 22/2/2021 को। गाइज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जितने भी विटामिन है उन सभी विटामिनों के रासायनिक नाम याद कर लीजिए। मैं आपको फिर लिखवा देता हूं, हर रोज लिखवाता हूं, आज भी लिखवा देता हूं, ध्यान से समझना बेटा। जो विटामिन ए होता है ना, इस विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनिन या फिर नेफ्थोक्विनिन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। क्या होता है भैया? एस्कोर्बिक एसिड होता है। अब बी के देख लीजिए, B1 का रासायनिक नाम होता है थायोमीन। क्या होता है? थायोमीन। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन। B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन होता है भैया। क्या होता है? बायोटीन। और B9 का रासायनिक नाम होता है भैया मोलिक एसिड। मोलिक एसिड या फिर फोलिक एसिड। और B12 का रासायनिक नाम होता है, B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। तो इन सभी विटामिनों के रासायनिक नाम बेटा आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रेलवे में उठा करके देख लीजिए, लगभग हर शिफ्ट में, हर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया है, यानी कि अगर विटामिन के रासायनिक नाम अगर आपने समझ ही लिए हैं, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। किसके 3 सक्रिय रूप है? रेटिनल, रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होता है। तो देखिए, अगर आपको इनके केमिकल नाम याद है तो आप देख सकते हो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। क्या है? रेटिनोल। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसके 3 सक्रिय रूप है? रेटिनोल। रेटिनोल आ गए तो उसका मतलब भैया आंसर विटामिन ए होगा। उसका आंसर क्या होगा? विटामिन ए होगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों, त्वचा के लिए अच्छा होता है, या
आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/3/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन ए। देखिए कैसे बेटा, आप आंखों के बारे में जानते हो। हमारी आंखों में बेटा 2 प्रकार की सेल्स होती है। एक होती है कोन सेल, एक होती है कोन सेल और एक होती है रोड सेल। कोन सेल को कहा जाता है शंकु कोशिका। क्या कहा जाता है बेटा, शंकु कोशिका कहा जाता है। और रोड सेल को कहा जाता है भैया शलाका कोशिका। और ये कोन सेल और रोड सेल क्या करती है, जो कोन सेल होती है ये रंग की पहचान करती है, रंग की पहचान करती है, जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी। इन सभी रंगों की पहचान कौन करती है बेटा, कोन सेल करती है। और जो रोड सेल है ये आपको प्रकाश का ज्ञान करवाती है, ये आपको प्रकाश का ज्ञान करवाती है। अब प्रकाश का ज्ञान कैसा, जैसे कि व्हाइट प्रकाश और डार्क का, व्हाइट का और डार्क का, यानी कि अंधेरे और उजाले का जो ज्ञान करवाती है वो रोड सेल करवाती है। और आपको अलग अलग रंग पहचानने में कौन सहायता प्रदान करती है, आपकी कोन सेल करती है। कोन सेल, इसके लिए ऑप्सिन वर्णक पाया जाता है, ऑप्सिन वर्णक पाया जाता है कोन सेल में। और रोड सेल के लिए रोडोप्सिन वर्णक होता है। कौन सा होता है, रोडोप्सिन वर्णक होता है। अब ये रोडोप्सिन वर्णक के कारण ही बेटा रोड सेल जो होती है वो आपको प्रकाश का ज्ञान करवाती है, यानी कि अंधेरे का और उजाले का। और इसी ऑप्सिन वर्णक के कारण आपकी जो कोन सेल है वो आपको अलग अलग रंग पहचानने में सहायता करती है। जितना अच्छा रोडोप्सिन वर्णक होगा, यानी कि जितना रोडोप्सिन वर्णक बनेगा उतना ही आप प्रकाश का ज्ञान कर पाओगे, अंधेरे का और उजाले का। जितना अच्छा ऑप्सिन वर्णक होगा उतना ही आप अलग अलग कलर्स में अंतर कर पाते हो। इतनी बात क्लियर है। अब होता क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल। अभी विटामिन ए किस किस से प्राप्त होता है, तो विटामिन ए के जितने भी स्रोत है, जैसे कि मैंने आपको बताया है केला, पपीता, यानी कि जितने भी फल व सब्जियां हरे व पीले रंग के, केला, पपीता, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, सरसों का साग, चने का साग, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गई, मछली के लीवर का तेल हो गया, दूध से बनने वाले पदार्थ हो गए, हरी सब्जियां हो गई, ये सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। तो इन सभी से आपको विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। अब इस रेटिनोल को जो लीवर होता है वो लीवर किस में बदल देता है, इस रोडोप्सिन वर्णक में बदल देता है। किस में, रोडोप्सिन वर्णक में। और आप सभी को पता है जो रोडोप्सिन वर्णक होता है वो हमारे रोड सेल के लिए अच्छा है। और ये रोड सेल आपको प्रकाश का ज्ञान करवाती है। किसका ज्ञान करवाती है, प्रकाश का ज्ञान करवाती है, अंधेरे का और उजाले का। तो विटामिन ए सीधा सीधा नहीं तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से बेटा प्रकाश, कहने का मतलब हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारी आंख में पाई जाती है। और अगर आपकी आंख की रोड सेल अच्छी होगी तो आप अंधेरे और उजाले में अच्छे से देख पाओगे। तो कहीं ना कहीं विटामिन ए का संबंध किससे है, हमारी आंखों से है। तो विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने का कार्य करता है बेटा। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ए की कमी से, तो ए की कमी से आपको होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, इस नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो रोगी होता है उसको हल्के से अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। क्योंकि बेटा अगर विटामिन ए आपने भरपूर मात्रा में नहीं लिया तो रेटिनोल नहीं बनेगा, यानी कि विटामिन ए नहीं बनेगा। और रेटिनोल नहीं बना तो लीवर इसे रोडोप्सिन वर्णक में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और रोडोप्सिन वर्णक अगर अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं बना हमारी कोशिकाओं के लिए, तो रोड सेल है बेटा वो जो रोड सेल है, जो शलाका कोशिका है, वो कैसे काम करेगी। तो बेटा जो प्रकाश का ज्ञान करवाती है वो करवाती तो है, लेकिन बेटा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और हल्के से अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस वाले रोग में। तो विटामिन ए की कमी से ये आंखों का रोग है नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें बेटा रोगी को हल्के से अंधेरे में ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो
सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरी बात, त्वचा के लिए बात आ रही है, तो जो विटामिन ए होता है ये वसा में घुलनशील होता है और आप सभी को पता है कि वसा जो होती है वो हमारी त्वचा में निखार लाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं विटामिन ए भी हमारे त्वचा के लिए अच्छा होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।